अच्छा चले वो फिर मैं सोलो क्लास बना के ना, वो जल्दी हो जाता है, बच्चों के साथ किया जाए तो बहुत लंबा हो जाती है क्लास। तो आई ट्राई टू मेक वन, यू नो, बेसिकली क्लास में लंबा चैप्टर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, और मैं वो लगा दूंगा वीडियो। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम तूबा, अरशद, लाइबा, फातिमा, we're just about to start. Or despite, you know, last night's disturbed answers, मैं I'm not losing faith in you. You guys are stars. इंशाल्लाह ताला कर लोगे इस क्वेश्चन को। एक बार फिर देखते हैं, बिकॉज इसमें बहुत दफ़ा हुआ है और बच्चों को गलतियां आती हैं। मैं इसके आज आपको, मैं पेपर पूरा करवाने की बजाय इस क्वेश्चन की दो तीन वेरिएशंस पहले करवाऊंगा। क्वेश्चन दोबारा देखें। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक सेकंड जी, वापस एक सेकंड बेटे जी। अस्सलाम वालेकुम वली, वो क्या है जी मेरा बेटा? अच्छा, with the help of a formula, explain what is meant by the term price elasticity of demand for a product and consider the extent to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on the total expenditure, यानी total revenue on their product। हमने कल बड़ा डिटेल में किया था। आज बच्चों मुझे अच्छे अच्छे आंसर्स दो, मेक मी हैप्पी। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लाइबा, फातिमा, आप बेटे डिफाइन करो। शाबाश, जल्दी, so we can make the class a little bit more productive. Yes बेटे, you're audible, शाबाश। परफेक्ट, सिर्फ ऐड कर दो, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक हो गया, एक्सलेंट। फहद अब्दुल्ला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रॉपर सा फॉर्मूला बता दें। हाँ, हमेशा यही करते हो, क्या वर्ड बोलना है डिमांड की जगह? हाँ, ये मेजर मिस्टेक है। प्राइस चेंज क्वांटिटी पे चेंज करती है। आई अंडरस्टैंड ओरली है, लेकिन अब इसकी ना आदत डाल दें कि ख्वाब में भी कोई पूछे तो आप क्वांटिटी डिमांडेड ही बोले। सो बेसिकली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल नहीं भूलना फॉर्मूला, एक मार्क मुफ्त का जाया हो जाएगा। अब एक बच्चा मुझे बताए, लेट्स से फिजा, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिमांड? व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक। ब्लेस यू, बिल्कुल सही है। व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज मोर देन प्रोपोर्शनेट या ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन इलास्टिक भी कर दो तो मर्जी है। मार्क आपको तीन मिल चुके हैं। अब जी हम देखते हैं कि प्राइस चेंजेस का डिफरेंट गुड के रेवेन्यू पे क्या असर पड़ता है, और इसी में बच्चे गलतियां मारते हैं। एशलीना, if the demand for the product is inelastic and producer raises price, what will happen to revenue? तसल्ली से बताइए, loudly. Demand is inelastic when the producer raises price, right? Okay. So when the demand is inelastic for a product, it the quantity demanded. If he raises the price, shabash. If he raises the price of a product, the revenue generated will be greater. This is because the revenue the sorry, one second. When he raises the price of an inelastic good, revenue his revenue will be greater because the smaller change. Wait, the there will be a smaller decrease in quantity demanded when there's a greater change in price, increase in price. Zero marks, G.
बच्चों सुन रहे हो? शी इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट बट शी गॉट 0 marks despite 3 times the same question done last night. She did not use what word to lose marks? I used four. I used Which word she increase. did not use? Percentage, proportionate. I used proportion. You My did first not. You sentence. did not. Then I did You in shifted your it mind, to not increase. maybe in your mind, but not in the audible sense. एक बार फिर, Ashlina Junaid, tell me if the demand is inelastic and producer raises the price. The smaller, हमेशा प्राइस की बात करें. A greater a greater proportionate increase in price will bring about a smaller proportionate fall in quantity. as a result revenue will rise. That is what you need to do. सुन लिया सबने? अब फहद अब्दुल्ला आप मुझे बताएं. However, if he reduces price for inelastic good, his revenue will. अब पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, हमने बस एक साइड बता रही थी. His revenue will. दोबारा सुने. हाँ, डिक्रीज बेटे. इन इलास्टिक डिमांड में उसने प्राइस गिरा दी थी. नहीं, ये नहीं लगना चाहिए. सामने आपने बात कल रात भी की थी, आज भी हमने की, तो मेक श्योर अब ये सही हो जाए. फहद आप मेरे साथ आए. ऑन द अदर हैंड इफ डिमांड वाज इलास्टिक एंड ही रिड्यूसेस प्राइस, अब पूरा डिटेल बताओ. बोलते जाएं. हिज रेवेन्यू विल. राइज. सही बोला है, लेकिन यहाँ पे आपने चेंज बोल दिया. A smaller percentage fall in price will lead to a greater percentage increase in quantity demanded. जब आप वैसे बता रहे हो इलास्टिक इन इलास्टिक क्या होता है, तब चेंज यूज करते हैं. जब आपने खुद ही बता दिया यू शुड रिड्यूस प्राइस, तो आप बोले a smaller percentage fall in price will cause a greater percentage increase in quantity demanded. बात समझ आई मेरा बेटा? बस ये स्टेप्स याद रखिएगा. और फिर आप बोलिएगा कि अगर इलास्टिक डिमांड से उसने प्राइस बढ़ा दी तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू गिर जाएगा. अब पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वाइस वर्सा के मार्क्स नहीं होते. ये आपके एनालिसिस के 6 आ गए हैं. अब बेटे किस हद तक यूजफुल है, किस हद तक एक्यूरेट है, उस पर कोई 2-3 स्टेटमेंट जो हमेशा हम देते हैं बता दो. एनीवन? हिस्टोरिक डेटा है. और बताएं क्या मसला है. अब यहाँ पे ना आप बोले डेटा मेट बी आउटडेटेड हिस्टोरिक, वजह बताएं और बताएं. शाबाश. इनएक्यूरेट क्यों है, वजह बताएं. बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च. हिस्टोरिक नहीं, मार्केट रिसर्च है. गलत सैंपल साइज था, कुछ इस तरह की बात. और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स सिट्रस पैरेबस के हम इग्नोर कर रहे होते हैं. सो ही कैन ओनली partially rely on PD and should consider other factors before making price changes. समझ आ गया बच्चों? आज मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो गया. Let's now take two variants of the same question, and please be confident now you've understood it in and out. वर्डिंग चेंज कर रहा हूं, घबराना नहीं है मेरे बच्चों. क्वेश्चन है जी. An airline has two types of flights. Business flights जो बिजनेसमैन फ्लाई कर रहे हैं have PD minus 0.7, whereas लेजर फ्लाइट्स जो लोग सैर के लिए जा रहे हैं उनकी फ्लाइट्स हैव पीडी -1.4. ठीक हो गया. एडवाइज द एयरलाइन ऑन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज their revenue.
And how confident are you in your advice? 8 marks, लिटरली सेम क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, इंटरप्रेट करना है। नॉलेज के फिर वही मार्क्स हैं। क्या क्या बताना है जी? डिफाइन करो, फॉर्मूला दो, बता। बिल्कुल, पीईडी की डेफिनेशन, फॉर्मूला। सो डिफाइन प्लस फॉर्मूला। अब जरा आप लोग गलत आंसर ना दें। मीनिंग ऑफ, इसमें इलास्टिक इन इलास्टिक की बजाय मीनिंग ऑफ -0.7, ये मुझे बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -0.7? इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज इट इज लेस देन वन। माइनस तो आएगा ही आएगा, पीडी है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अच्छा आंसर क्या कहेगा? इट विल बी इन इलास्टिक डिमांड because 1% change in price will cause only 0.7% change in quantity demanded. समझ आ गया मेरे बच्चों? कुछ बच्चे मैथ की कंफ्यूजन में आ जाते हैं और 1.4 को, वो जो दूसरा फिगर है उसको इन इलास्टिक समझ लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ 0.7 इन इलास्टिक, और बताना है कि 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज ओनली 0.7% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जी, अब मीनिंग ऑफ -1.4 बताइए मुझे, क्या मतलब है इसका? और आगे बताएं। 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 1.4%। ब्लेस यू, ये आपकी बिल्कुल सही आंसर हो गए। अब आपके नॉलेज के तीनों मार्क्स नई मार्क्स स्कीम में आ गए। एनालिसिस जी, बैठे बैठे मुझे बता दें, बिजनेस फ्लाइट्स जिसकी इनइलास्टिक डिमांड है, उसकी प्राइस को, उसको क्या करना चाहिए? पूरी कहानी दोबारा बताएं, क्यों रेवेन्यू बढ़ेगा? बोलते जाए हम, अब्दुल्ला, प्राइस बढ़ानी चाहिए, उससे क्या होगा? हाँ, शहीद शहीद अब्दुल्ला को जरा बोलने दो प्लीज। जी अब्दुल्ला। अरे यार क्या कर रहे हो, अगेन दैट मच, इतनी देर लगाई है। अच्छा अच्छा, मुझे अब्दुल्ला अहमद का कॉन्सेप्ट ठीक करने दें। A greater percentage increase in business flights price will cause, बोले अब्दुल्ला। नहीं, आप बोले। उसने प्राइस बढ़ाई है, क्यों रेवेन्यू बढ़ेगा? पूरा वो जो कहानी हम हमेशा करते हैं। To increase, greater percentage increase in price will cause, शाबाश। चले मान लेता हूँ, चेंज भी बोल दें शायद मार्क मिल जाए, लेकिन डिक्रीज बोलना चाहिए था। लेस देन प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर रेवेन्यू विल राइज। अब यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर क्या करेगा? द फ्लाइट्स फॉर बिजनेस आर अ नेसेसिटी, दे हैव टू ट्रैवल, हेंस द डिमांड इज इनइलास्टिक। अब लेजर फ्लाइट्स का मुझे करवाएं। अनस का आज वो खराब है, लेट्स सी। अब्दुल्ला नजीर चट्टा, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, माइक ऑन करो। लेजर फ्लाइट्स जिसकी इलास्टिक डिमांड है, उसको प्राइस क्या करनी चाहिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? उसने साफ साफ आपसे पूछा क्या करे वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अब्दुल्ला। लेट्स टेक इट टू जवाद अब्दुल्ला, जल्दी से बताएं, शाबाश। लेजर फ्लाइट्स के साथ वो क्या करे कि उसका रेवेन्यू बढ़ जाए? जल्दी से मेरा बेटा। आई थिंक ही इज नॉट इन द क्लास, अदरवाइज ही इज ऑलवेज। जी बोले बोले। कमान जवाब दो बार बताया, लेजर फ्लाइट्स के लिए वो क्या करे कि उसका रेवेन्यू बढ़े? 1.4 पीडी है। बोलते जाएं, पूरी कहानी सुनाएं। परसेंटेज, शाबाश।
ब्लेस यू मेरा बेटा, ये चीज, he should reduce price for leisure flights as a smaller percentage fall in price will cause a greater percentage increase in quantity demanded. His revenue will rise. अब अगर ऐड कर सको ये बात, because the revenue lost from selling at lower price will be outweighed by selling a greater quantity. ये आपका बहुत ही स्ट्रांग आएगा. वैसे लेजर फ्लाइट्स की डिमांड इलास्टिक क्यों है? एनीवन? Because these people do not have to take them. Their They go purchase on a can be luxury. delayed. They fall under a luxury. Yes, yes, yes. शाबाश. अब बताएं बेटे घबराए बगैर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन दिस एडवाइस? उसको आपने एडवाइस कर दी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ऐसा होगा? Very confident, but there are limitations to the. वही पीडी की limitations. I am not entirely confident because PD is based on historic data, sample based calculation, inaccuracies, ceteris paribus factors. ठीक है जी, सॉरी क्या बोल रहे थे आप? सिर्फ मैंने बोला है अदर फैक्टर्स, बिल्कुल. हाँ, ब्रांड लॉयल्टी, दूसरी एयरलाइंस का क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ आप बोल सकते हैं. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब मेरे ख्याल में पीडी के इस क्वेश्चन की जान छोड़ते हैं. मैंने एक और करवाना था लेकिन करवा दूं, डिफरेंट है. Fine, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी. अब इस बार मैं आपसे, हाँ एक्सप्लेन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पीडी. कंसिडर, अच्छा एक बच्चा आ रहा है, मैं उसको एंट्री दे दूं. वाह मूसा, हाँ जी. एंड कंसिडर विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब एक और बच्चा आ रहा है, लेट मी लेट देम एंटर. अहमद मूसा, ऑल द किड्स हु बीन मिसिंग क्लासेस, थोड़ी सी बेटे परसों से मैं गेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, प्लीज डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास. जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी. वही आंसर, डिफाइन, फॉर्मूला, इलास्टिक या इनइलास्टिक का मतलब बता देना अच्छी तरह. कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पीडी को? स्पिट वाले जरा जल्दी से कोई बच्चा मुझे पहला वाला बता दे. नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा. इफ द प्रोडक्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स द डिमांड विल बी. Yes, very nice. If the product has many substitutes, many similar goods available, consumers will have a lot of choice. They'll be price sensitive. Demand is likely to be elastic. मेरे ख्याल में आगे करवाने की जरूरत नहीं है. एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, ब्रांड इमेज, कोई चार फैक्टर्स कर दो खुल के. अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी लो उसको जस्टिफाई करो. आपके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? the necessity. The nature of the product. Yes, very good, Aslina. Necessities will always have an elastic demand. No matter what the brand image, no matter what, basic necessities will always have. So, in my opinion, necessities, type of products, addictive qualities wali will always have an elastic demand. So, the most important factor is type of goods, साथ में बोल देना, and their number of substitutes available. That's all you need to do for evaluation. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब आई एम होपिंग, अल्लाह करे पीडी पे क्वेश्चन आ जाए, मेरे बच्चे तैयार हो गए. बस लेट्स सी नाउ. अगला क्वेश्चन भी इलास्टिसिटी पे आराम आराम से करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली आज ये और एक अगला ए पार्ट हो जाएगा, तो ये हमने पेपर किए हुए हैं. Assess whether the concept of PES or XCD will be more useful to a business wanting to increase its total sales in a growing economy. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से मैं खुद ही करवा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने डेफिनेशंस देनी है. और कॉमन गलती क्या है जी? पीईएस डिफाइन करते हुए क्वांटिटी डिमांडेड लिख देते हैं, मार्क कट जाता है. इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर्मूला भी दे दीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन. जी जी जी, मॉक के आया था बिल्कुल. तो
इसका फिर फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब एक्सीडी को छोड़ दो, 4 मार्क्स के लिए मैंने पीईएस की बात करते हैं। 3 बातें याद रखना पीईएस के यूजेज में, उन्हीं फैक्टर्स पे है। एक बार पीईएस के फैक्टर्स याद कर दो। टाइप ऑफ गुड्स, ड्यूरेबल, पेरिशेबल। ड्यूरेबल की इन इलास्टिक, क्योंकि स्टोर किए जा सकते हैं, प्राइस चेंज के हिसाब से रिलीज भी किए जा सकते हैं। पेरिशेबल की इन इलास्टिक, जब प्राइस के लिए स्टोर नहीं कर सकते, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, प्राइस बढ़े रिलीज नहीं कर सकते। फिर इसी तरह एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत टाइम लेती हैं, नेचर डिपेंडेंट है, कैपेसिटी डिपेंडेंट है, तो काफ़ी इनलास्टिक सप्लाई है। इंडस्ट्रियल की ज़्यादा प्रोडक्शन पे आपका कंट्रोल है, सप्लाई इलास्टिक है। स्पेयर कैपेसिटी, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ट्रेड लिंक्स, फैक्टर्स यही हैं जिनकी बेस पे हमने बात करनी है। पीईएस का यूज क्या है? ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम ठीक है। पीईएस के यूज में बच्चों 3 बातें करनी है। Producer can use the formula of price elasticity of supply to know whether his product is elastic or inelastic supply. Because economy is growing, there is likelihood कि वो sales बढ़ाएगा, उसकी sales बढ़ने वाली हैं. How quickly would we be able to respond? अगर already elastic supply थी, he will supply quickly more than rise in price and he'll be able to generate a lot of revenue. On the other hand, उसकी supply inelastic थी, तो वो क्या करे? He should add to storage capacity. He should add more investment, नई फैक्ट्री लगा दे। अगर उसको लगता है कि काफ़ी परमानेंट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फ्यूचर में भी ग्रोथ रहेगी, तो उसको डिमांड के मुताबिक सेल्स बढ़ानी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करे। अपने स्टॉक डिसीजंस देखे कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल्स का या फिनिश गुड्स का, और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करे ताकि उसकी सप्लाई इलास्टिक होती जाए। शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखें कि कितनी देर में मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर सकता हूँ, कितनी देर मेरी सप्लाई इलास्टिक हो सकती है। ये सारा इसका यूजेज है, लेकिन लिमिटेशंस फिर वही। पीईएस स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमी में मुसलसल चेंज हो रही होगी, तो हिस्टोरिक डेटा हो जाएगा, अपडेटेड नहीं होगा। सिट्रस पैरिबस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई के अलावा और भी, प्राइस के अलावा और फैक्टर्स भी चेंज हो रहे होते हैं। इसके अलावा जी, इनएक्यूरेट डेटा, सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है, कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम। ये आपकी एनालिसिस 8 मार्क का आपने लिख दी है, 4 तो मिले के मिले। अब जी एक्सीडी, कॉमन गलती क्या है? पहले तो मैं खैर डेफिनेशन कर दूं। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? अपनी प्राइसेस चेंज कर लेते हैं। XCD is a responsive measure. 3 बातें याद रखना। Producer can judge the related products and the relevant cross elasticity of his good with them. 2 cases he can examine: substitutes which have a positive relationship. So if the substitutes reduce prices during growing economies to increase their sales, our sales are likely to fall. So producer should also cut price in accordance in order to avoid fall in demand and revenue. समझ आ गया? रिस्पॉन्ड करना है। कोई बच्चा मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड ने प्राइस बढ़ाई है, बैट्स महंगे हो गए हैं, आप बॉल्स बना रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? नेगेटिव रिलेशनशिप बताना है उनको। महंगी हुई आपकी डिमांड बॉल्स की, आपकी डिमांड गिरने वाली है, तो आपको प्राइस कम करनी चाहिए ताकि वो रेवेन्यू गिरने का चांस कम हो जाए। उसके हिसाब से ही अपनी प्रोडक्शन आउटपुट के डिसीजंस करें। एक और सुन लें। इफ इज प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, माउस पैड्स, माउसेस, हैंड फ्री सेट्स, जो कट्ठे बिकते हैं, कट्ठे इस्तेमाल होते हैं, जॉइंटली डिमांडेड कॉम्प्लीमेंट्स हैं, he should reduce the price of main products such as computer and increase the price of peripheral complementary goods. Overall, his revenue will rise using this loss leader strategy. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब दोबारा वही लिमिटेशंस। एक्सीडी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में आउटडेटेड हो जाएगी, लिंक करना है ग्रोइंग इकोनॉमी से। एक्सीडी भी सिट्रस पैरिबस पे बेस्ड है, अदर फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे। अगर दूसरे बिजनेस की ब्रांड लॉयल्टी, आप जितनी मर्जी प्राइस चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। इसी तरह आप जो है उसको देखोगे कि एक्यूरेट है डेटा, सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन पे है, तो एक्यूरेट भी नहीं होगा।
इवैल्यूएशन में मुझे बताएं, जब ग्रोइंग इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही होती हैं, सबसे यूजफुल इलास्टिसिटी कौन सी? YED. तो आप कहें, as discussed above, both cross elasticity of demand and price elasticity of supply can be used to increase revenue, but they have limited usage because uh, PES is a long run concept and XCD is more of a reaction to change in price of related goods. Business will be more better off using income elasticity of demand. He should first switch to making the right products, normal goods, luxuries which have income elastic demand, ताकि उसकी सेल्स बढ़े, फिर वो पीईएस वगैरह को बाद में यूज करे, पहले सही गुड्स तो बनाए ना. टू कंक्लूड, ही शुड यूज वाईडी फर्स्ट ऑफ ऑल. बच्चों समझ आ गया सबको? Yes. पीडी ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर ना होता तो मैं कहता पीडी इज द बेस्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी की बात है तो वाईडी इज द बेस्ट. समझ आ गया मुस्तफा? ऑल राइट जी. बहुत हाँ टाइम है हमारे पास. थर्ड क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल मिस ना कीजिएगा, ये बहुत अच्छा आप लोग करते हैं. डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, ये आपकी नॉलेज हो गई. कंसिडर द व्यू दैट पब्लिक गुड्स कैन नेवर बी प्रोवाइडेड इन अ मार्केट इकोनॉमी. तसल्ली से पहले नॉलेज करते हैं. व्हाट आर फ्री गुड्स मेरे बच्चों? अच्छी तरह बताएं और एग्जाम्पल दें. Very nice. Those goods which do not require factors of production for the zero opportunity cost होती है. Examples: Free good. sunlight, air, ocean water. Water खाली नहीं, ocean water. शाबाश. Free goods are those that are unlimited in supply. No factors of production are required to produce them. There is zero opportunity cost of consumption. मैं भी सनलाइट enjoy कर रहा हूँ, मैं भी ऑक्सीजन में सांस ले रहा हूँ, आप भी. किसी का बेनिफिट वगैरह कम नहीं हो रहा. So, example: sunlight, air. Non-scotch. Non-scarce. Public goods, Ashlina आप बता दो. Public goods are those goods that are non-rival and non-excludable. Explain कर दो दोनों चीजें. So by non-rival, we mean that the consumption of this good will not make this unavailable for another person to Yes. consume. And non-excludability means? Non-excludable, no one can be stopped from consumption once that is provided. Very nice. Additionally, they are non-marketable and Non-rejectable. अब यहाँ पे ले जाओ free rider problem. Yeah, free rider problem occurs when Some people pay pay. and other people don't. Like ये ना ऐसे tax होना money चाहिए class. for example, tax money for street lights. Very nice. Therefore, market economy, which is geared by profit maximization, would not be able to provide public goods because there is no mechanism to charge price for them. There is no motive of profit. जब price charge नहीं होती, profit नहीं बना सकते, तो free market economy उनको provide नहीं करेगी. In some cases, free market does provide them. When there is a mechanism, such as in private societies, Barrier Town में ऐसे है, Bapra Town में ऐसे है, when they can charge some sort of a tax, some sort of a service charge to provide these public goods, street lights, आपकी जो light houses वगैरह का. Aren't those quasi? कोई सा नहीं, street lights are pure public goods. No, in the context of the private sector. 100% उनकी रहती public goods ही हैं वो. अच्छा. चार्ज प्राइवेट सेक्टर करके somehow प्रोवाइड कर रहा है. समझ आ गया When they're बच्चों? being charged, aren't they what you call it, excludable? दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल बेटे. जिन्होंने बैरियर टाउन का मंथली नहीं पे किया, स्ट्रीट लाइट्स बेनिफिट नहीं रोक सकते, उनको इलेक्ट्रिसिटी का रोक सकते हो, स्ट्रीट लाइट्स का नहीं. राइट. सो सबको समझ आ गया. However, it's a major market failure, a missing market. Therefore, government intervention is necessary. In most cases, government directly provides them using tax money. अब बोले बेटे. We didn't need to use the one. जी जी कुछ बोल रहे थे आप? जी, इवैल्यूएशन के एनालिसिस के साथ ही लिंक है. माइक्स बंद कर दो. आपने बोलना है, ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम वेयर सम पीपल पे एंड द रेस्ट बेनिफिट फॉर फ्री, they are not provided by free market economy in most cases.
because the price cannot be charged. Yeah, free market. Sorry. कर दें, कर दें, बहुत अच्छी बात है, कर दें। हो सकता है मार्क भी हो सकता है मार्क भी हो, कर दें। तो बताइएगा, प्रॉफिट मोटिव की वजह से प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ही चार्ज नहीं होती, इक्विलिब्रियम नहीं बनता, तो दे विल नॉट प्रोवाइड इट। However, in some exceptional circumstances, if there is a mechanism available, such as in private housing societies, where they charge a service fee for providing street lights, ये जो public goods है, they can be provided by free market economy. But to conclude, they are generally provided from tax money by the government, क्योंकि इसकी जनरली मसला नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन राइवलरी की वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम है। तो 100% पब्लिक सेक्टर कभी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। इन रेयर केसेस दे कैन प्रोवाइड। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? ये आखिरी भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर ही लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। प्रोविजन ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स डिफर्स फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अदर प्राइवेट गुड्स। वैसे नॉर्मली आई से गो फॉर इलास्टिसिटी, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है। The provision of merit and demerit goods differ from the provision of other private goods. Assess the view that the consequences of imperfect information are more serious in a market economy than a mixed economy. अच्छा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन चले स्टार्ट करते हैं। पहले मेरिट गुड को इंट्रोड्यूस कराओ। They are beneficial for consumers, but they underestimate the benefit due to lack of information. They have benefits for third parties, external benefits bhi hain, but they are ignored by private sector. Hence, they are underconsumed and underproduced. अब इसी को यहाँ पे लेके आते हैं। In a free market economy, where there is no government intervention, there is likely to be a bigger information failure. There's likely to be completely ignoring benefits to third parties by producers and consumers. As a result, they will be rather underproduced. यहाँ पे आप वो ग्राफ बना सकते हैं, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाला और परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाला। मैं जल्दी से आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे एक स्कोर मिल जाए उसका भी थोड़ा सा। प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। अब डिमांड साथ लिखें जी पहले, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इक्विलिब्रियम बनाएं, इक्विलिब्रियम मार्केट कर लें। प्राइस मार्केट, फ्री मार्केट मींस डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट क्वांटिटी मार्केट। अब अगर इन लोगों को इंफॉर्मेशन होती तो डिमांड का पूरा राइट पे शिफ्ट होता, परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता और क्वांटिटी भी ऑप्टिमम लेवल पे। कितना मार्केट फेलियर था? क्यू एम से क्यू ऑप्टिमम, फ्री मार्केट के अंदर। समझ आ गया? ये मेरिट गुड्स का, अभी मैंने मेरिट गुड्स की बात की है। अब मेरे बेटे, डीमेरिट गुड्स की वही कहानी। कंज्यूमर्स को पूरा पता नहीं होता कितनी हार्मफुल है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल मैं भूल गया था, एजुकेशन हेल्थ केयर दीजिएगा मेरिट गुड्स का। डीमेरिट गुड्स की सिगरेट्स, अल्कोहल और इनकी एक्सटर्नल कॉस्ट है, पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, थर्ड पार्टीज को बुरा इफेक्ट है, ड्रंक ड्राइविंग, उससे एक्सीडेंट्स होना, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम। So demerit goods are also overconsumed and overproduced in a free market compared to a mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी में कम क्यों होता है ये मार्केट फेलियर? गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर लेती है, टैक्सेस लगा देती है, सब्सिडीज दे देती है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम डीमेरिट पे, मैक्सिमम मेरिट गुड्स पे, सब्सिडीज मेरिट गुड्स को, इनडायरेक्ट टैक्सेस डीमेरिट गुड्स को। तो यस, द imperfect information is supposed to be larger in a free market economy compared to a mixed economy। इसी बेस पे evaluate कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? Excellent. Just look at the questions, we might not do them. Oh, terms of trade, इस पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। Let's probably do this. Explain the difference between terms of trade and balance of trade in goods, and consider whether an economy should be more concerned about its terms of trade than its balance of trade in goods. Not a very well designed question. उसने नहीं कहा कि terms of trade वर्सन हो रही हैं या improve हो रही हैं, balance of trade deficit हो रहा है कि surplus। हम assume करते हैं दोनों टर्म्स ऑफ ट्रेड भी वर्सन हो रही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डेफिसिट हो रहा है। और विच वन इज वर्स फॉर द इकोनॉमी, ये इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये सॉल्व करवा दूं प्रॉपर्ली या जुबानी करवाऊं, मुझे बता दें।
प्रॉपर करवा दूं? श्योर। जुबानी बोला है आपने बेटे, क्या बोला है? प्रॉपर सॉल्व। तो ये समहाउ, हाँ मुझे थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर प्ले अप करता है, बुढ़ा हो गया बेचारा मेरी इतना हार्ड तरह। क्वेश्चन है। नहीं बेटे, टर्म्स ऑफ ट्रेड is a problem for AS kids, so we need to do this. Terms of trade is the ratio of price, exports, शाबाश। imports, and balance of सबसे trade पहले is हम डिफाइन करेंगे दोनों को। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है जी? इट इज अ रेशियो ऑफ relative export prices prices to import. to import prices, लेकिन साथ क्या लिखना है? इन, यस, इन इंडेक्स फॉर्म। शाबाश, इन इंडेक्स फॉर्म। अब यहीं पे इसका फॉर्मूला टीओटी इज एब्रीविएशन यू कैन यूज। मैं टाइम बचाने के लिए एक्सपीआई लिख रहा हूं, प्लीज आप लोगों ने पूरा लिखना है। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू इनटू 100। इंटू 100 नहीं बोलना, और पी डी पी एस वगैरह साथ इंटू 100 नहीं लगाना, बच्चे गलती कर जाते हैं। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब मेरे बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अगर खाली टर्म्स ऑफ ट्रेड होता तो मैं Monetary इनके value. वैल्यूज पे भी जाता, लेकिन व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड जी बताएं? Monetary value of imports comparison. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, Monetary value of imports versus exports. या, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ Aizan, I did this question. imports and exports, monetary value of import, sorry, monetary value of difference between imports and exports, आउटफ्लोज भी लिख सकते हैं। अब मेरे बेटे, 2 मार्क्स मिल गए आपको, 3 नहीं मिले। डिफरेंस बताएं, दोनों में फर्क क्या है? टीओटी इज Just in terms of the price, right? टेंजिबल गुड्स भी लिख देना, ठीक है, शाबाश। टीओटी इज इन इंडेक्स फॉर्म, एंड बीओटी मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा लिखना होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन मॉनेटरी डॉलर फॉर्म वैल्यू। समझ आ गया मेरे बच्चों? Yep. ये आपके 3 मार्क्स नॉलेज के हैं। अब मुझे बताएं, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी वर्सन हुई हैं, यानी एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, इकोनॉमी पे एक अच्छा असर बता दें और एक बुरा। So if your exports ऊंचा बोले या तो। are cheaper and the demand is elastic, शाबाश। then there will be more demand रेवेन्यू, and मोर there will be रेवेन्यू। revenue generated, शाबाश। एंड इंपोर्ट्स विल बी एक्सपेंसिव। which would lead to, let's say if you're reliant on them as raw materials, then you'll have to buy them, which will lead to ठीक हो गया, इन्होंने एक छोटा सा किया लेकिन बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स सस्ती हुई हैं, अगर डिमांड इलास्टिक थी तो कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बिकेंगी। इंपोर्ट्स, और मैं पहले वो इलास्टिक इंपोर्ट्स पे भी करता, लेकिन चले, इंपोर्ट्स अगर आपको लाजमी चाहिए, डिमांड इन इलास्टिक थी, रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, तो उसकी वजह से आउटफ्लोज ज़्यादा होंगी, तो ये इकोनॉमी के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एक्सपोर्ट्स की वजह से बढ़ेगी, इंपोर्ट्स की वजह से गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली ना मुझे पूरा करने दो, आपने सिर्फ वो रिपोर्ट्स के साथ ही कर दी है। Exports will become cheaper, their demand will rise. Imports will become expensive, their demand will fall. If demand was elastic, X minus M component of aggregate demand will rise, aggregate demand will rise, unemployment will fall, GDP will grow. But if country was reliant on imports of raw materials, that will result in cost push inflation and fall in X minus M. समझ आ गया मेरा बच्चा? अब चलें जी बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। अगर वो डेफिसिट हो रहा है, अगेन वही कहानी है, एक्स माइनस एम गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगा, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है। अब जी ज्यादा कंसर्न वाली बात कौन सी है? दे आर बोथ इंटरलिंक्ड। टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट उनका आपस में ताल्लुक है। They're both concerning. However, it will depend on how much did terms of trade deteriorate and how much was the deficit of balance of trade. अगर डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना बड़ा था कि उसने पूरे करंट अकाउंट को डेफिसिट कर दिया तो ज्यादा खतरनाक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का नीचे जाना, अगर डिमांड इनइलास्टिक थी तो बुरी है, इलास्टिक थी तो अच्छी है। फॉलो कर रहे हो? तो इस तरह करके आपने इवेल्युएट करना है। अब मेरे बच्चों कोई कंफ्यूजन?
चलें जी, let's have a look at the rest of the questions and close the class. Just have a look. Assess whether a rise, ओ ये कल करेंगे, इसमें एक बच्ची ने मुझे कहा भी था आज के करवाई ये. Assess whether a rise or fall in terms of trade will benefit the macroeconomic performance of an economy that is heavily dependent on international trade. टफिश क्वेश्चन, इसको कल बहुत अच्छा करते हैं ताकि हमारा ये सही हो जाए. आई वुड से बेटे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सिंपली आपके एएस नोट्स में दोनों क्वेश्चंस हुए हुए हैं. आमतौर पर इन्हीं नोट्स वाले क्वेश्चन ही आपको आ जाते हैं. हिस्टोरिकली एक क्वेश्चन माइक्रो या मैक्रो में से आपको जरूर आता है. देखो कितना आसान है. पहले वो कह रहे हैं डायग्राम्स बनाओ, बच्चे वहीं फ्यूज हो जाता है. कोई मुश्किल नहीं है बेटे. डिमांड पुल कॉस्ट पुश के डायग्राम क्या है? Explain one reason for increase in aggregate demand and one reason for increase in aggregate supply, and consider whether an increase in aggregate demand will always lead to inflation. हमने किया हुआ है, दोबारा करेंगे कल इंशाल्लाह पूरा विद diagrams. Assess with the internal effects of inflation are more serious than external effects. ये नोट्स के अंदर भी है, मैंने कई बार करवाया है, टेस्ट में भी दिया आप लोगों को सब बैचेस में. तो कुछ गलतियां थी तो कल इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे ताकि, और कोई जरूरी नहीं है कि नवंबर में आए तो दोबारा नहीं आएगा, आ सकता है. ठीक है. So it's a very easy question. Go for question 5 in your exams. That is it, G. I'm closing my class unless you have any questions.